हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है। आपको पता है झारखंड डिप्लोमा लेवल के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अलग अलग डिसिप्लिन का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, ऐसे ही माइनिंग का, माइंस इंस्पेक्टर का भी एग्जाम होने वाला है। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि जो लोग रिजेक्ट हुए उनका लिस्ट आ चुका है, तो मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बस एडमिट कार्ड जारी करना है। तो उम्मीद है 2 सितंबर से एग्ज़ाम हो सकता है किसी भी फेज में। तो आज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू लेके आया हूँ, और ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, इस एमसीक्यू के साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा। क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है, माथा में एग्ज़ाम नाच रहा है, तो इसीलिए आपके पास टाइम कम है। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश करूँगा। और चूंकि मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे पूरा रिवीजन करना पड़ा, देखना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। तो यार एक वीडियो को लाइक कर देना बस, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है या कुछ इंक्वायरी है तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सर्किट कंपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन सर्किट वोल्टेज इज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और ऑल ऑफ दिस। तो जब भी मैं क्वेश्चन एमसीक्यू बताता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसका आंसर बताइएगा। चलिए हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं पहले, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ऐसा है, सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। तो एक है बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी जो सोर्स ऑफ चार्ज होता है, सोर्स ऑफ चार्ज हो या सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बैटरी। या यूँ कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि बैटरी एक ऐसा मटेरियल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। बैटरी को डोनेट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? तो बैटरी को डिनोट करते हैं, ऐसे लाइन रहेगा, एगो पहले बड़ा वाला लाइन रहेगा, एगो छोटा वाला लाइन रहेगा। अगर सिंगल ऐसा दिखता है तो इसको हम लोग सेल बोलेंगे। लेकिन यही वाला एक बड़ा लाइन, फिर एक छोटा लाइन, फिर एक बड़ा लाइन, फिर एक छोटा लाइन, ऐसा रहता है। ऊपर में पॉजिटिव का साइन, नीचे में नेगेटिव का साइन। बड़ा वाला टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव का साइन, छोटा वाला टर्मिनल हमेशा नेगेटिव का साइन रहेगा। सेल में भी सेम रहेगा, या छोटा बड़ा में नेगेटिव पॉजिटिव का ऐसा साइन रहेगा। इसको भी हम लोग बैटरी बोलेंगे। आजकल एक और इंडिकेशन का प्रयोग करता है, प्लस माइनस, ऊपर प्लस ऐसे कुछ, ऐसे नीचे माइनस, इसको भी हम लोग बैटरी ही बोलते हैं। ये तीनों का तीनों बैटरी का कॉम्बिनेशन है। तो बैटरी बेसिकली क्या होता है? बैटरी होता है एक ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज स्टोर रहता है, सोर्स ऑफ चार्ज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऐसे को आप बैटरी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। बैटरी हो गया, तो रेसिस्टर पे आते हैं। ठीक है, चलिए रेसिस्टर पे आते हैं। अब आते हैं रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर क्या होता है? ठीक है, तो देखो रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो करंट को रेसिस्ट करता है, यानी अपोज करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर। जैसे जैसे मान के चलिए ऐसा है कि आप दौड़ रहे हैं। ठीक है, आप दौड़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना, ए डायरेक्शन में आप दौड़ रहे हैं, और हवा जो है वो आपके विपरीत दिशा में आ रहा है, बी डायरेक्शन में। हवा चल रहा है बहुत तेज, इतना तेज चल रहा है कि आपका शर्ट का बटन खुल गया है, आप पीछे कछुआ जैसा गुंबद बन गया है, आप दौड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो हवा आपको रोक रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हवा जो है हमको अपोज कर रहा है, यानी जो एयर करंट है वो हमको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो इसी तरह से जब करंट बहता है ना सर, जब करंट बहता है तो इसको अपोज कौन करता है? तो इसको अपोज करता है रेसिस्टर। इसको अपोज कौन करता है? इसको अपोज करता है रेसिस्टर। और ऐसे प्रॉपर्टी को आप कहते हैं रेसिस्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं रेसिस्टर को? तो रेसिस्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, पहाड़ जैसा ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसको रेसिस्टर बोलते हैं। एक और भी टर्मिनोलॉजी होता है लोड, जिसमें रेसिस्टर में लोड पड़ा हुआ है, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। चरखुट्टा रहेगा, दोनों साइड से 2 लकीर निकला रहेगा। इसके बाद एक आता है वेरिएबल रेसिस्टर। कुछ नहीं है, रेसिस्टर को ही बनाते और उसमें ऐसे लाइनिंग दिखा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टर। ठीक है, रेसिस्टर। तो ये रेसिस्टर हो गया, है ना। इसके बाद आप और आगे टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो आगे टर्मिनोलॉजी कौन सा है? कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, इसका नोट्स में मैं भेज दूंगा। कैपेसिटर क्या होता है सर? कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ चार्जेस। स्टोरेज ऑफ चार्जेस जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पंखा जो आपके घर में लगा है,
जो सीलिंग फैनवा है, तो सीलिंग फैन को बंद कीजिएगा और उसके अंदर एक व्हाइट कलर का छोटा सा गोल गोल रहता है, ठीक है, व्हाइट कलर का ऐसे गोल गोल रहता है, उसको आप छू के देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा मतलब करंट मारेगा आपको बहुत जोर से, है ना, हाथे लहरा देगा पूरा। तो वो क्या है सर, वो एक तरह से आप कैपेसिटर कह सकते हैं, कैपेसिटर कह सकते हैं उसको, है ना, ठीक है, कंडेंसर बोलते हैं उसको, लेकिन कैपेसिटर कह सकते हैं क्योंकि वो चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटर ऐसे ही चार्ज स्टोर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है सर, कंडक्टेंस ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। और जब कभी करंट कम हो जाएगा ना, यानी कि जब सर्किट में करंट कम हो जाएगा तो उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब करंट को कम होने नहीं देगा, करंट को कम होने नहीं देगा, करंट कम होने का प्रॉपर्टी को अपोज करेगा। जैसे करंट कम होगा अपना दे देगा। जैसे मान के चलिए आपका पैसा खत्म होता है तो आपका बाबूजी आपको देते हैं पॉकेट खर्चा कि लो तुम्हारे पास पैसा घट गया, लो हम तुमको पैसा दे रहे हैं। तो बिल्कुल है, जैसे करंट कम होगा कंडक्टर जो है, कंडक्टर वो उसको करंट देगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। बैटरी हो गया, रेसिस्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर पे इंडक्टर पे आते हैं, सॉरी इंडक्टर पे आते हैं। इंडक्टर क्या होता है सर, इंडक्टर होता है करंट जो फ्लोइंग, चलिए इसको सिंपल भाषा में समझिए, क्या इसको हम अंग्रेजी में समझाएंगे तो शायद मेरे जैसे कुछ बच्चे ना समझ पाए। चलिए इसको हिंदी में समझिए। मान के चलिए वो लोहा का टुकड़ा है, ठीक है, ये वो क्या है, अरे भैया मीट कैसे जाता है, जादू दू है का यहाँ पे, ऐसे करते हैं मिट जाएगा, देखना मिट जाएगा, ये देखो भूत है का मेरा कंप्यूटर में। चलिए हो गया। ये जो आपका है ये क्या है, ये कॉपर का वायर है। ये क्या है सर, ये कॉपर का वायर है। और जो लोहा में लपेटे हैं, लोहा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन का कोर, सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं। माने थोड़ा मुलायम लोहा होता है, ओकरा में इम्प्योरिटी थोड़ा कम रहता है, ओकरा में हम क्या करते हैं, कॉपर का तार लपेट देते हैं। अब इसमें जैसे हम कॉपर का तार में इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे, बिजली भेजेंगे, तो जैसे बिजली भेजेंगे इसके आसपास में एक तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है ना। तो इंडक्टर ऐसा ही एक कंपाउंड होता है जिसमें करंट पास होने से वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टेंस क्या, इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी, है ना, विच फ्रॉम विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। ओके, चलिए आते हैं आगे। तो अब आते हैं ग्राउंड टर्मिनल, जिसको हम लोग ग्राउंड टर्मिनल बोलिए, अर्थिंग बोलिए, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो घर में वो तार होता है ना, तार जिसको अर्थिंग तार बोलते हैं, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उसको क्या करते हैं, जमीनों में गाड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, ग्राउंड टर्मिनल उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, चलिए कुछ छूट तो नहीं रहा यार मेरे से, कोई बात नहीं। चलिए इसका इंडिकेशन देखते हैं कैसे इसको इंडिकेट करते हो। देखो ऐसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके हम लोग इंडिकेट करते हैं। या फिर हम लोग ऐसे भी कभी कभी इंडिकेट करते हैं, एक ऐसे करके हम लोग एरो दिखा देंगे, है ना, तीर का, और या फिर ऐसे करके हम लोग इसको दिखा देंगे। ये तीनों का तीनों हमारा ग्राउंड टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। जीरो नोड क्या होता है, जीरो नोड इसको भी समझिएगा। जीरो नोड, जीरो नोड का मतलब वो वाला सिरा जिसको जमीनों में गाड़ देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो नोड। जमीन में जिसको गाड़ देते हैं जो वाला सिरा को, उसको हम लोग जीरो नोड कहते हैं। ठीक है, बैटरी हो गया, रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ग्राउंड टर्मिनल हो गया, स्विच 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 स्विच। चलिए स्विच के बारे में समझते हैं। स्विच क्या होता है सर, स्विच देखो ऐसा है, वो चीज है, एक वो ऐसा जिनिस है जो करंट को जब चाहेगा रोक देगा। जैसे पंखा चालू है, अब स्विच टिपे बंद हो गया, करंट फ्लो होना रुक गया, मतलब कि एक्चुअली सर्किट में जो करंट है उसको ब्रेक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्विच। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच। स्विच अगर ओपन हो तो कुछ ऐसा दिखता है, और वही स्विच अगर क्लोज हो तो कुछ ऐसा इंडिकेशन हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, या तो ऐसा इंडिकेशन दिखाते हैं, या हम लोग एक सेकेंड ऐसा करके हम लोग इंडिकेशन दिखाते हैं। ये तीनों का तीनों हमारा स्विच को दर्शाता है। ठीक है, स्विच हो गया। तो बल्ब भी देख लो, बल्ब, बल्ब क्या होता है सर, बल्ब होता है, मान के चलिए वो ऐसे करके दिखाते हैं बल्ब हम लोग। ये क्या है, हमारा बल्ब है। इसमें ये जो लगा हुआ ये क्या है, टंगस्टन है, टंगस्टन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। एगो लोहा लीजिए, लोहा जिसे चूल्हा कुचते हैं ना, चूल्हा कुचते हैं, हम कैसे समझाएंगे आपको। देखिए जो गाँव में रहे हैं, गाँव में क्या होता था, पहले कोयला से खाना बनता था, कोयला जला के, चूल्हा जला के खाना बनता था। ठीक है, तो चूल्हा में कभी कभी क्या होता था, कोयला जलने से वो व्हाइट कलर का हो जाता था, तो उसमें ऐश ज़्यादा हो जाता था, मानी पानी ज़्यादा हो जाता था। तो उसको हम लोग लोहा लेके, लोहा का एक तो रॉड लेके हुर कुचते थे। ठीक है, हुर कुचना मीन्स
क्या उसको मतलब उसको ऐसा ऐसा टर्म कॉमन भाषा में ऐसा ऐसा टर्म समझा नहीं पा रहे हम यार। तो मतलब ऐसा है कि लोहा से हम लोग उसको कूच कूच के जो ऐस है उसको गिराते थे। अब आपको कूच कूच के हम कैसे समझाएं। तो समझिए ऐसा कि भैया एक तो रॉड लेके हम लोग चूल्हा चूल्हा में डालते थे और उसमें जो ऐस है उसको झाड़ के नीचे गिरा देते थे ताकि जो मेरा कोयला हो लाल लाल कोयला हो, बहुत ज़्यादा आँच रहे और बढ़िया बढ़िया खाना बने, जल्दी जल्दी बने। तो उसको रॉड को हम लोग कभी कभी अगर छोड़ देते थे ना तो वो रॉड बहुत लाल हो जाता था, पूरा रॉडवा लाल हो जाता था। बिल्कुल टंगस्टन बल्ब भी ऐसे ही लाल हो सकता है क्योंकि टंगस्टन बल्ब जो होता है ना, बल्ब में जो टंगस्टन होता है 1500 डिग्री टेम्परेचर उसमें जनरेट होता है। अभी मान के चलिए अगर जैसे आप बल्ब बुताएंगे ना तो बल्ब बुताने के बाद वो लाल हो जाएगा, वो लाले रहेगा लेकिन लाल नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर में एक तो गैस होता है जिसको बोलते हैं बोरोन गैस। बोरोन गैस क्या करता है, वो जो टंगस्टन का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल में रखता है। नहीं तो पता चलेगा आप लाइट जलाएं, 1 घंटा बैठे और 1 घंटा बाद आग लग गया आपके घर में, तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। तो बिल्कुल इसीलिए बोरोन गैस लगाते हैं क्योंकि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो टंगस्टनवा है वो टंगस्टनवा जलता है। ठीक है, तो बल्ब का इंडिकेशन कुछ ऐसा ही है ना। अभी हम क्या समझा रहे थे आपको, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेज द करंट इन सर्किट वोल्टेज इज नॉन एज। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा। अभी इतना हम आपको समझाएं कि ये करंट कंपोनेंट है जो अगर चेंज हो, अगर करंट सर्किट में चेंज हो, देखिएगा यहाँ ये नहीं बोला है कि मान के चलिए करंट है, करंट को कौन अपोज करता है? अगर करंट को अपोज करता है तो रेसिस्टर होता है। यहाँ तो बोला है जो करंट है सर्किट में वो कम हो रहा है या चेंज हो रहा है, अपोज हो रहा है, उसको बचाने के लिए कौन काम करता है? तो वो है कैपेसिटेंस। कौन काम करता है? कैपेसिटर काम करता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। थोड़ा देर पहले बताए थे प्रीवियर, तो 10-20 सेकंड पहले जाइए और देखिए। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। दो गो हीटर है, दोनों हीटरवा में एगो जो हीटर है उसका पावर है 1000 वाट और 250 वोल्ट। कितना है? 1000 वाट है और 250 वोल्ट है। ठीक। और दूसरा जो हीटरवा है वो हीटरवा है 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक, दूसरा जो हीटर है वो क्या है? 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। बोला गया है बताओ भैया टोटल पावर सप्लाई कितना हो रहा है। दोनों का दोनों हमारा क्या है? सीरीज में। दोनों का दोनों हमारा किस में लगा हुआ है? सीरीज में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको कुछ रटना पड़ेगा। आपको इसको समझने से पहले कुछ रटना पड़ेगा। तो जितना पावर वाला फॉर्मूला है हम सब लिख दे रहे हैं, इसको रट लो। ठीक, इसको रट लो, है ना। समझ पाओ तो बढ़िया है ना, तो कोई बात नहीं, रट लो, है ना। रटंती विद्या कुछ दिन काम तो आएगा ना, तो एग्जाम तक काम आ जाएगा। तो पावर बराबर, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का माने होता है कितना काम किए और कितना समय में किए, इसको बोलते हैं पावर। माने एक मान के चलिए एक ठो आदमी है, वो 20 गो बोरा कंधा में लाद के 10 सेकंड में दौड़ के जा रहा है और फेंक के फिर दूसरा बोरा लेके आ रहा है, तो टाइम कम लग रहा है, काम ज्यादा कर रहा है वो आदमी, तो आदमी को हम रखेंगे। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, अब वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू वोल्टेज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में यही होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज, वर्क बराबर, और नीचे हो गया टाइम। तो देखिएगा पावर का यहाँ पे दो फार्मूला निकल गया सर। पावर का यहाँ पे दो तो फार्मूला निकल गया। कौन कौन सा फार्मूला? पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम पहला, पावर बराबर हो जाएगा चार्ज इंटू वोल्टेज बाई टाइम ही दूसरा। ठीक है, अरे यार सही से घेराओ ना यार। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा। तो पावर बराबर हम लिख सकते हैं शॉर्ट में W बाई टाइम टी। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे वर्क का भी फॉर्मूला निकलता है। वर्क बराबर क्या निकला? वर्क बराबर निकला हमारा Q इंटू भी, चार्ज इंटू वोल्टेज, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकला। और पावर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? वर्क बाय वोल्टेज, यानी कि Q इंटू भी बाई टी, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला निकल गया। थोड़ा सा खाली दिमाग लगाइएगा तो बहुत फॉर्मूला निकाल देंगे आप, है ना। इतना निकाल देंगे कि इतना साइंटिस्ट ने निकाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या फॉर्मूला हो सकता है? पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो ई वाला भी एगो इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया है। ठीक, अभी देखिए, ठीक, पावर इंटू टाइम। अभी यहाँ पे एक अगर आपसे हम पूछ देंगे बताइए वर्क का फॉर्मूला, तो आप नहीं निकाल लेंगे। W बराबर हो जाएगा P इंटू टी, ऐसे करके नहीं निकाल लेंगे। तो ये आप निकाल लेंगे, आपको उम्मीद है एगो फार्मूला याद रहेगा, तो आप इधर उधर तो करिए सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बुझे गए होंगे, अभी डिप्लोमा पास कर लिए हैं तो। चलिए, तो P इक्वल टू एक तो और फार्मूला होता है I स्क्वायर R, ये फार्मूला है। अब ये जितना फार्मूला हम आपको बताएं, फार्मूला को रटने की कोशिश कीजिए आप। पावर बराबर W बाई टी,
अब W बराबर होता है Q इंटू V। अब इसके हिसाब से आप 2-3 को फार्मूला इसे जनरेट कर लिए, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर आप कौन कौन फार्मूला रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप अगर ये वाला याद रखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आप अगर ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, इसके बाद ये वाला याद रखेंगे, ये वाला याद रखेंगे, तो आप बाकी डराइव कर लेंगे। बाकी आपका बुद्धि है इतना, आप डराइव कर लेंगे, ठीक है। पावर का ही सब फार्मूला है। अब देखिएगा जब भी आप कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देते हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा सब जगह जहां आपको मन करेगा, ठीक है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल बनाइएगा, देखिएगा पावर दिया है, वर्क दिया है, टाइम पूछा है, तो फटाक से इसको डालिए। टाइम दिया है, पावर दिया है, कोई भी दो चीज दिया है, इस फॉर्मूला में से कोई भी दो चीज दिया है, तो तीसरा चीज तो आप आराम से निकाल लेंगे। पुट करेंगे, इधर उधर वैल्यू फेंकेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद आप आराम से निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला को रट लीजिए, टैटू करवा लीजिए हाथ में, छाती में, है ना, जहां आपको ठीक लगे। चलिए अभी देखिए, पावर अगर एसी वोल्टेज हो, पहले डीसी वाला समझिए, डीसी वाला सिंपल है। पावर अगर डीसी वोल्टेज का अगर हम बात करेंगे तो इसका तो सिंपल हो जाएगा I² r। डीसी या नीचे इसलिए लिखेंगे कि वो डीसी वाला वोल्टेज है, I² r, जो कि फॉर्मूला आपको अभी हमने बताया। ये दोनों फॉर्मूला आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे पावर बताइए एसी वोल्टेज का, तो एसी वोल्टेज का ऐसा होता है ना कि एसी वोल्टेज एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। तो उसका वेव देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे अगर, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा 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 होता है। मतलब वो अल्टरनेट, अरे भाई गायब कैसे हो जाता है, भूत उठे का मेरे लैपटॉप, अरे बाप रे, झाड़ फूक कराना पड़ेगा। अब जा रहे ओझा ओझा पकड़ के लाएंगे ना, तो पीपल पेड़ के नीचे लटक के जल चढ़ाएंगे। देखिए गायब हो जा रहा है, ये देखिए फिर गायब हो जाएगा, नहीं हुआ। चलिए जय बजरंगबली। तो पी ए सी बराबर क्या हो गया, पावर अगर एसी का बात करेंगे तो सबसे पहले तो वी हो गया, वी आर एम एस। आर एम एस क्या होता है सर, वी तो मतलब वोल्टेज, आर मतलब मीन, यानी जितना वोल्टेज दिया हुआ है सब वोल्टेज आप जोड़ेंगे और जोड़ के उसका मीन निकाल देंगे, माने बाई 2 कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा पावर वोल्टेज आर एम एस। इसके बाद करंट का आर एम एस निकालेंगे, करंट का आर एम एस भी वैसे निकालेंगे, जितना अलग अलग डिवाइस का करंट दिया है सबको जोड़ेंगे। अब भाई आपको जो 2 है या जो जितना भी एलिमेंट उतना कर देंगे। इंटू होता है इसमें पावर फैक्टर, क्या होता है, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्या चीज होता है सर समझिएगा, ये पाउडर फैक्टर नहीं है एक्सप्लोसिव वाला, ठीक है, ये पावर फैक्टर है। ये पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर बराबर एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय एपेरेंट पावर। माने कि वो काम करने के लिए जितना पावर का जरूरत है वो नीचे लिखेंगे, और जितना पावर आप दे रहे हैं ऊपरे लिखेंगे, तो इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर से इंटू करेंगे तो पी ए से निकल जाएगा। अभी जितना पावर वाला फॉर्मूला था सब हम एक जगह लिखा दिए हैं, अब इसको रट लीजिए, और जब भी कभी क्वेश्चन देता है इसमें से कभी एक वो चीज मिसिंग रहे तो आपको पता है आपको क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है सर, क्वेश्चन हमारा जो बोला है वो ये बोला है कि 2 गो हीटर है ना। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं यहीं से। चलिए इतना लिख दिए हम, P1 ये दिया है, P2 ये दिया है, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारा क्या क्या दिया है पहले देखते हैं भाई। हमारा दिया है पावर और हमारा दिया है वोल्टेज। तो पावर और वोल्टेज वाला फॉर्मूला कहाँ है, खोजेंगे पावर वोल्टेज कहाँ है, पी और भी कहाँ है, इसमें है क्या, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है क्या, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है क्या, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है। पावर पी इक्वल टू भी, पी वाला जो जिसमें पी भी दिया है, पी भी दिया है, किस में है, इसमें नहीं है ना। चलिए एक तो फॉर्मूला यहाँ पे मेरा छूट रहा है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा, दिमाग में आया, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं, P इक्वल टू वी बाई आर। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो भैया हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ जो पावर है वो कितना है, 1000 वाट है, ठीक है। चलो बुझ गया हम। वोल्टेज है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज बड़ा 250 वोल्ट है, ठीक है। चलिए इसको P1 V1 कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको पहले तो रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है पावर इक्वल टू ये होता हमारा वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हमको आर निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ये तो हो जाएगा ना सर हमारा वी स्क्वायर बाई पी। अब भी कितना है, 250 का स्क्वायर, यानी 250 इंटू 250। पी कितना है, पी है हमारा 1000, बस खाली वैल्यू पुट करना है। ई जीरो काटिए, ई जीरो काटे, ई जीरो काटे, ई जीरो काटे, इसको काटे 2 से, इसको काटे 5 से, 5 5 125, यानी 125 बाई 2, 125 बाई 2 बराबर हो जाएगा हमारा 62.5 एम्पियर। अभी देखिए ऐसा है कि हमारा जो रेसिस्टेंस निकल रहा है एक ठो का, है ना, 2 ठो हीटर है ना,
तो 1 हीटर का जो रेसिस्टेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 62.5 ओम का रेसिस्टेंस निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा निकल रहा है। ओके, लेकिन अगर हम आर इक्विवेलेंट करेंगे ना तो ये जोड़ने के बाद 125 ओम ही आ जाएगा, क्योंकि दूगों को जोड़िएगा, इक्विवेलेंट निकालेंगे, है ना। आर रेसिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो आपको पता है जोड़ा जाता है ना। रेसिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो आर टोटल या आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 आर एन तक। ठीक है, और यही अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में हो, है ना, यही रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो इसका आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 बाई डॉट 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 ऐसे करके Rn तक, है ना, ऐसे करके होता है। तो ये आपको पता है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट मान के चलते आपको पता होगा। तो आर इक्विवेलेंट अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा सर, 125 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इतना हमको करना था, हिसाब किताब कर लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि क्या निकालना है भैया, तो पहला का पावर बताया है, पहला का वोल्टेज बताया है, हम आर निकाल लिए से, चलो ठीक है। दूसरा का वोल्टेज बताया, दूसरा का पावर बताया है, दूसरा का पावर निकालना है, टोटल पावर निकालना है। ठीक है, टोटल पावर निकालना है, वोल्टेज हमारा दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट डालेंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलो वोल्टेज दोनों में देख रहे हैं हम सेम है, तो जब सेम वोल्टेज है इसका मतलब है कि हम 250 डाल के निकाल सकते हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। V स्क्वायर कितना है, तो दोनों का वोल्टेज सेम है, 250 इंटू 250, तो 250 पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है, आर दोनों का मिला के तो 125 हो जाएगा। अब इसको हिसाब करेंगे तो हमारा आएगा 500 वाट। ठीक है, चलिए देखिए हिसाब करके, 5 5 125 यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 दूनी 2 ठीक है 20। ओके, उसके बाद फिर आप काटेंगे तो 20। ठीक है, और कुल मिला करके 500 आ जाएगा सर, है ना, 500 आ जाएगा, कैलकुलेटेड डाटा है। आते हैं आगे, तो इसका आंसर देखिए 500 है क्या, कहाँ गया भाई, 500 है, बिल्कुल सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 500 वाट। आते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ का जो कर्व रिप्रेजेंट करता है वो क्या होगा। चलिए फिर से कॉन्सेप्ट देते हैं, मान के हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं देखने दीजिए, पोपट ना हो गया, हो रहा भाई सब हो रहा। चलिए ओम्स लॉ का बोल रहा है कि बताइए भाई ओम्स लॉ कौन सा कैसा ग्राफ बनाता है, कहीं जगह हो तब ना लिखें यार, मेरी यही आदत बड़ी खराब है, हम इतना लिख देते हैं ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओम्स लॉ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा शायद। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है सर, ओम्स लॉ जो कहता है वो कहता है कि भैया जो आपका करंट होता है ना, जो आपका करंट होता है वो भी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा आई होता है, करंट होता है, वो रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो चीज हमको बताता है। तो इससे जब आप इक्वेशन निकालते हैं इक्वल टू आता है, ये नहीं होगा, जब आप इसका इक्वेशन निकालेंगे, है ना, तो ये आपका आ जाएगा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमारा इक्वेशन है। अभी चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, एक तरफ लिखते हैं वोल्टेज, एक तरफ लिखते हैं करंट। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ना तो वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ता है, फिर जब हम वोल्टेज दूसरा बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के साथ साथ करंट बढ़ता है, फिर जब हम वोल्टेज तीसरा बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ता है। इसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जितना वो बढ़ेगा इतना ये बढ़ेगा। अभी तीनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा एक तो लीनियर इक्वेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, लीनियर इक्वेशन आ रहा है, लीनियर लाइन आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या लीनियर हमको ऑप्शन में दिया है। जी बिल्कुल दिया है, कर्व जो है वो लीनियर आ रहा है, हमारा ओम्स लॉ का जो कर्व होगा वो लीनियर आएगा, तो इसी से हमको पता चलता है कि लीनियर आएगा, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है सर बताइएगा। तो सर हमने जब स्टार्ट किया था ना तब आपको नहीं बताया क्या, चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, मान के चलिए आपके पास सोना है, बहुत सोना है, ठीक, सोना का लंबाई आप रखें L, और उसका जो मोटाई है, थिकनेस है, वो मान के चलिए रखें T, है ना। एक तो तार है, सोना का तार है, जिसका थिकनेस T है, लंबाई L है। अब इसमें जब आप करंट गुजार रहे हैं ना, तो ये जो 1000 एम्पियर तक का करंट सह ले रहा है, 1000 एम्पियर तक का करंट जो सोना का तार है, L लंबाई का, T थिकनेस का सह ले रहा है। अब सेम लंबाई और सेम थिकनेस का आप तार ले आए कॉपर का,
अब सेम लंबाई, सेम लंबाई और सेम मोटाई का आप कॉपर का तार ले आए, लेकिन इसमें जब आप करंट भेज रहे हैं तो आप देख रहे हैं 500 एम्पियर से ज़्यादा जैसे भेज रहे हैं ये तार हो जा रहा है शॉर्ट सर्किट। मतलब इसमें उतना कैपेसिटी नहीं है कि उतना तार वो बर्दाश्त कर पाए, उतना तार मतलब वो, है ना, उतना लोड वो ले पाए, उतना कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह अब हम अल्युमिनियम का तार लाए, उसमें जाके देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि सेम लंबाई है, सेम मोटाई है, दोनों का जैसा था, लेकिन इसमें 400 एम्पियर तक ही करंट फ्लो कर पा रहा है, 400 से ज़्यादा दे रहे हैं आग लग जा रहा है। लोहा का लेके आए, आयरन का लेके आए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 250 एम्पियर तक ही सह पा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं कि मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है या मटेरियल का जो कंपोजिशन है, एक ठो लोहा का है, एक ठो सोना का है, एक ठो अल्युमिनियम का है, एक ठो कॉपर का है, तो सब का सब मटेरियल अलग अलग है भैया। तो अलग अलग है तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी अलग अलग है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस है किसी प्रॉपर्टी का वो कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर का मटेरियल का क्या कंपोजिशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं आगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, बताइएगा कौन से कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, बाकी हम तो हैं आपके पास। चलिए यहाँ पे आया फिर थ्योरी का टाइम। देखो ये ऐसा है, आप ना बहुत अलग अलग टाइप का घर में सर्किट बनाते हैं, कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, कभी सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, कभी पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन करते हैं, दोनों मिला देते हैं, कभी 2 बार पैरेलल 2 बार सीरीज, कभी 1 बार पैरेलल 2 बार सीरीज, ऐसे कर करके बहुत सारे सर्किट बनाते हैं। तो इन सभी सर्किट को आप क्या कहते हैं, सभी सर्किट को कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ठीक है ना। अभी नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क है, इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी है उसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। तो नेटवर्क थ्योरम टोटल 5 ठो है। कितना है, 5 ठो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। पांचों का नाम और क्या क्या होता है वो आपको याद करने की जरूरत है, धीरे धीरे हम करा देंगे, डोंट वरी। सबसे पहला है सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे पहला क्या बोलता है, सुपरपोजिशन थ्योरम। दूसरा थ्योरम का नाम क्या है, दूसरा थ्योरम का नाम है थेवेनिन्स थ्योरम, है ना। देखो भैया उच्चारण मेरा अलग हो सकता है ना, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन स्पेलिंग बराबर है, कई रटे हैं हम। थेवेनिन्स थ्योरम हो गया दूसरा। तीसरा हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, चलिए चौथा जो आपका थ्योरम है वो है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। चौथा वाला जो है वो है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ठीक है, कौन सा है चौथा वाला, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये 5 जो थ्योरम है, पांचों थ्योरम को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क थ्योरम। तो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा नेटवर्क थ्योरम नहीं है, कौन सा है ना। तो ये समझ गए आप। अभी आते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक तो एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम समझिएगा। मान के चलिए आप एक ठो अमीर आदमी है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मान लीजिए कि आप एक ठो अमीर आदमी है, आपका बहुत बड़ा घर है, बंगला है, आपका घर में टोटल 3 ठो एसी है, 10 ठो पंखा है, ठीक है, 4 गो टीवी है, 15 ठो बल्ब है, ठीक है। और क्या मानेंगे घर में, यही सब होता है जनरली, इलेक्ट्रिक सामान, है ना। टीवी हो गया, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, है ना। एक तो मान लीजिए गरीब भाई है जिससे आपका झगड़ा हो रहा है, एक तो कूलर है। तो अब आप क्या देख रहे हैं सर, अब आप देख रहे हैं कि ये सब अप्लायंसेस आपके घर में लगे हुए हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये सब अप्लायंसेस को अगर आप कनेक्ट करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, चाहे सीरीज में कीजिए, चाहे आप पैरेलल में कीजिए, जैसे भी आपको करना है कीजिए। करने के बाद लास्ट में आप जो देख रहे हैं, करंट जो देख रहे हैं, करंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई टोटल करंट। क्या बोलेंगे, आई टोटल करंट। तो ये जो आई टोटल करंट है ये यूनिफॉर्मली सबका ऐड के बराबर है। नहीं समझ में आया, समझिए क्या बोल रहे हैं। माने कि ऐसा मान लीजिए कि अब जितना भी था पहले तो एक बार में कनेक्टेड था, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड था, और लास्ट में आपके पास महीना में एक बार बिजली बिल आता था, आप बिजली बिल देखते थे, अच्छा 1500 रुपया, चलो ठीक है ना। अभी क्या है, अभी आप क्या किए हैं,
अभी आप एक एक को अलग अलग कनेक्ट करके देख रहे हैं, माने जो एसी है उसको अलग अलग से सर्किट में कनेक्ट करके देख रहे हैं, तो इसका जो करंट होगा इसको I1 पकड़ लीजिए। 10 गो जो पंखा है उसको एक अलग सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, इसका जो करंट हो जाएगा I2 हो जाएगा। जो तीसरा वाला 4 गो टीवी है इसको अलग सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोल देंगे I3 हो जाए। जो 5 गो बल्ब है इसको अलग सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, इसका जो करंट होगा उसको हम I4 बोलेंगे। यानी कि जो पहले करंट आ रहा था सब सर्किट एक साथ था जोड़ जड़ के, तो वो था I टोटल, तो I टोटल बराबर हो जाएगा जो सब सर्किट का अलग अलग आएगा ना करंट, सबको जोड़ देंगे उसके बराबर, यानी 3 गो जो एसी था उसको जोड़ेंगे उसका करंट, 10 गो जो पंखा का करंट था उसको जोड़ेंगे, जो टीवी का था 4 गो उसका करंट जोड़ेंगे, और जो बल्ब था उसका जोड़ेंगे, सब जोड़ेंगे उसके बराबर आएगा। जो पहले पूरा जोड़ जाड़ के एक बार में आ रहा था और सिंगल सिंगल सबको जोड़े वो दोनों बराबर आएगा। यही बोलता है सुपरपोजिशन का थ्योरम। अब इसका थ्योरम जाके आप पढ़ेंगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। कॉमन भाषा हम समझेंगे समझ में आएगा, है ना। तो भाषा पे मत जाइएगा, ठेठ देहाती भाषा जरूर है मेरा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, ठीक है। तो भाषा को थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, क्या है झारखंडी आदमी है तो जुबान में भाषा तो झारखंडी रहेगा। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम का ग्राफ बनाइएगा, जब एकरा वाला ग्राफ बनाइएगा, है ना, तो एकरा ग्राफ जब बनाइएगा तो एहो बनेगा लीनियर, क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, माने वो लंबा लकीर रहेगा, लंबा लाइन रहेगा बीच से, तो इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है लीनियरिटी ग्राफ, ठीक है। सुपरपोजिशन से एक दो को क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला सब चीज़ याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। चलिए माथा खराब करेगा 6, लेकिन कोई बात नहीं, आना तो पड़ेगा भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, समझिएगा। बोला गया है कि मान के चलिए वो तार है जिसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, इसको हम खींच दिए, खींच के लंबा कर दिए, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइएगा। तो समझिएगा, इसको समझिएगा। इससे कहाँ है जगह, कहाँ है भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना था यार, 6 था शायद। तो मान के चलिए कि पहले जो तार था ना उसका एरिया कुछ, अरे भाई मेरे लैपटॉप में भूत है भाई, मिट जाता है सब। इसका एरिया मान के चलिए A0 एरिया था इसका, ठीक है। और इसका जो लेंथ था वो मान के चलिए L0 लेंथ था। अबरी हम क्या किया, अबरी इधर से और इधर से दोनों पकड़ के दोनों तरफ से तरिया खींचे, तो जब तरिया को खींचे तो तरिया हो गया लंबा, तरिया क्या हो गया, लंबा, एरिया घट गया भैया, है। अगर मोटा आदमी को खींच दीजिएगा तो मोटा आदमी पतला हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, बेतुका सा लॉजिक है लेकिन फिर भी ठीक है चलो। और दूसरा वाला जो जब आप खींचे, खींचने के बाद इसका जो लंबाई है वो लंबाई बढ़ गया है सर, L1 हो गया है, और जो इसका एरिया है वो घट गया है, इसको हम लोग A1 मानते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक बुझ गए। अभी देखिए रेसिस्टेंस का एक तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस बराबर होता है रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी होगा इसको R1 मान लीजिए, R0 मान लीजिए, है ना, पहला वाला में। तो यहाँ L0 था बाई A0 हो जाएगा, और इसका जो रेसिस्टिविटी होगा R1 बराबर हो जाएगा रॉ इंटू L1 बाई A1। अभी देखिए ऐसा है, दोनों तो एक ही चीज़ है भाई, दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों को जब एक कीजिएगा तो इसका रेसिस्टिविटी कट जाएगा, मतलब L0 A0 बराबर हो जाएगा L1 A1 के बराबर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, L0 बाई L1 बराबर हो जाएगा A1 बाई A0, ठीक है। इसके बराबर हमको दिया हुआ है 10/1। कैसे दिया हुआ है, तो जब लेंथ हमको क्या बोला है 1/L लेंथ बढ़ाया है, L प्लस 1/10 बढ़ाया है, तो L का वैल्यू हमारा दिया था पहले ही, ठीक है ना। तो जो भी लेंथ हो जाएगा हमारा 11 लेंथ बाई D हो जाएगा, मतलब ऐसे जोड़ेंगे हिसाब करेंगे तो आपका 10/11 आ जाएगा। ओके चलिए, तो R1 बराबर हमको क्या बताया, रेसिस्टेंस पहला बोला है 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो 10 ओम को आप जब 10 से इंटू करेंगे, है ना, 10 ओम को जब 10 से इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100, और जब दूसरा वाला को इंटू करेंगे 11 से तो ये आपका आ जाएगा 100, सॉरी दूसरा लेंथ तो 11 लेंथ होगा ना, मतलब 10L/11L हो जाता है। अगर आप खींचेंगे तो 1/10 जब बढ़ाएंगे तो 1, जैसे समझाते हैं आपको, समझाते समझिएगा, इसको नहीं बुझ गया होगा, हम समझ रहे हैं आपका बात समझ रहे। सास भी कभी बहुत ही मास्टर विद्यार्थी थे कभी, ठीक है, समझिएगा। मान के चलिए आपके पास 10 रुपया है, हम बोलेंगे 10 रुपया में आप 10% बढ़ा दिए तो आपके पास कितना रुपया हो गया भाई,
आप बोलेंगे 10 रुपया का 10% होता है 1 रुपया, तो 1 रुपया बढ़ा है मतलब आपके पास 11 रुपया है। ठीक है, ये बूझ रहे हैं आप, इतना समझ गए आप। चलो बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। 1/10 लेंथ यानी कि 1/10 भाग, 1/10 भाग क्या होता है 10% होता है सर। तो 10% जब लेंथ बढ़ाएंगे तो 11th लेंथ हो जाएगा। पहला वाला ओरिजिनल है 10 लेंथ, पहला वाला तो ओरिजिनल है ना, पहला वाला को खींचे बाद में, तब पहला का रेसिस्टेंस जो ओरिजिनल था उसका आर ये है और दूसरा वाला का ये है, तो इसीलिए 10/11L लिखे हैं, 10/11L इसीलिए लिखे हैं हम। ठीक है, तो इसको जब हिसाब कीजिएगा तो 121 100 इंटू 10% बढ़ाया था तो 12 ओम के आसपास आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 ओम। इसको समझिएगा एक बार फिर से देख के तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था 6 का हो जाएगा 12 ओम। 12 ओम कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब 120 वोल्ट पे जब चलता है लैंप टू दैट ऑफ, इतना अच्छा रेशियो पूछा, बहुत बड़ा बहुत बढ़िया। सिंपल सा सवाल पूछा सर, सिंपल सा सवाल पूछा है। क्या बोला भैया समझिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल। बोला देखो भैया एगो ऐसा है, एगो बल्ब है जिसका पावर है, पहला वाला बल्ब का 100 वाट पावर है, चलो ठीक है 100 वाट पावर है। इसके बाद बोला है कि इसका जो वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज बताया हमारा कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, अब बताइएगा इसका रेसिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे P = V²/R, ये फॉर्मूला बताए थे आपको। तो अब इसको V को और R को जब इंटरचेंज कीजिएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R = V²/P, बनेगा एकदम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आपको रेसिस्टेंस नंबर पहला का निकालना है, ठीक है पहला वाला निकालना है, ओके तो आप कैसे निकालेंगे, R1 बराबर V² कितना है 220 × 220 बाई P कितना है, P कितना है 100 है, 0 0 काटे इधर 0 0 काटे, तो 22 × 22 बराबर कितना हो जाएगा 484 एम्पियर, 484 सॉरी ओम, 484 ओम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा R1 हो जाएगा। तो R1 निकल गया, R1 R2 का रेशियो निकालना है। अब हमको R2 निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, इतना मोटा काहे चल रहा भाई। चलिए R1 R2 का हमको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, तो R1 हमारा निकल गया। अब R2 पे आते हैं, R2 बराबर, तो देखिए R2 में क्या दिया हुआ, R2 का भी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। चलो P2 दिया है, कितना दिया भाई P2 दिया है, कितना दिया है P2 दिया है 100 वाट, तो लिखते हैं चलो 100 वाट P2 दिया है। और V2 कितना दिया है, V2 दिया 110 वाट, 110 वोल्ट दिया है। चलो ठीक है, अभी हमको फार्मूला पता था, क्या क्या फार्मूला पता था भैया, हमको एक तो फार्मूला पता था P = V²/R होता है, R को इंटरचेंज कर देंगे तो R = P²/P हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ इंटरचेंज करने की जरूरत है, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे R2 V2 कर दे रहे हैं। चलिए R2 हमको निकालना है भैया, R2 हमको निकालना है। V2 दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है 110 वोल्ट, तो 110 × 110 स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई पावर दिया हुआ है 100 वाट, बिल्कुल दिया हुआ है। E0 से 0 कटा, E0 से E0 कटा, 11 × 11 कितना हो जाएगा, 11 11 121 होना चाहिए शायद, हाँ 121 हो जाएगा, 121 ओम। ये हमारा क्या है, ये हमारा R2 है। तो अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, R1 R2 का रेशियो बोला है, हमको R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, 484 ओम दिया हुआ है, 121 ओम दिया है, बस इसको काटना है, रेशियो निकालना है। जब इसका रेशियो अब निकालिएगा तो हो जाएगा 4:1, यानी कि 4 इसका हो जाएगा रेशियो। तो 4:1 कहीं लिखा है, पहला वाला जो ऑप्शन नंबर ये है, सॉरी ऑप्शन नंबर ये वाला है ना, ये वाला नहीं है भाई, 1/4 नहीं है, 4/1 बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए जा करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, पॉज करके बताइएगा अगर आंसर बता सकते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है इफ 410 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द नेट कैपेसिटेंस इज। भाई साहब आपको खाली बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आपको पता होगा, चलिए हम समझा देते हैं आपको। देखो ऐसा है भैया कि अगर हमको बोलेगा ना रेसिस्टेंस निकालो, आर इक्विवेलेंट निकालो, या आर टोटल निकालो, या आर नेट निकालो, मतलब है कि टोटल रेसिस्टेंस हमको बोल रहा है निकालो। तो जब रेसिस्टेंस बोलेगा और सीरीज में कनेक्टेड रहेगा ना, तो कुछ नहीं करेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 RN तक हम लिख लेंगे।
ठीक है। लेकिन यही वाला अगर पैरेलल में रहेगा और हमको बोलेगा बताओ आर इक्विवेलेंट यानी टोटल आर निकालने के लिए, तो मेरा फॉर्मूला जानते क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/rn तक। ये हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस के केस में, ठीक है, रेसिस्टेंस के केस में। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, जो रेसिस्टेंस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस का, ठीक है। यानी कि जो रेसिस्टेंस जब बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा, है ना। तो ये होता है फॉर्मूला। अभी जो जो आप पढ़े हैं ना रेसिस्टेंस का, बस उसको उलट दीजिए, वो कंडक्टेंस में हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है ना, टोटल कंडक्टेंस जिसको बोलिए, कंडक्टेंस टोटल का बात कीजिए या कंडक्टेंस इक्विवेलेंट का बात कीजिए, अगर हम सीरीज में बात करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा सर। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू, सीरीज में देखिएगा यहाँ उल्टा हो रहा है, रेसिस्टेंस में क्या था, सीरीज में 1 सीधा सीधी जोड़ था, यहाँ पे क्या होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट 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 1/cn। यही वाला अगर पैरेलल में है रेसिस्टेंस के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN तक। ये आपका कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। रेसिस्टेंस में देखिए एकदम उल्टा हो रहा है, रेसिस्टेंस में सीरीज में क्या कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे कैपेसिटेंस में हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। रेसिस्टेंस में सीरीज में हम क्या कर रहे थे, रेसिस्टेंस में पैरेलल में क्या कर रहे थे, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1/1/r2 प्लस 1/rn। लेकिन यहाँ पे सीरीज वाला में हम कर रहे हैं 1 कैपेसिटेंस इक्वल टू 1/c1 प्लस। तो ये वाला आप देखेंगे एक दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है बताइए 4 ठो रेसिस्टर, 4 ठो कैपेसिटर है, ठीक है, 4 ठो है 10 माइक्रो फाराडे का। तो हमको क्या बोला है, 4 गो है, नेट कैपेसिटेंस बताइए। तो भैया चारों को जोड़ देंगे ना, चारों को जोड़ देंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइक्रो फाराडे। 40 माइक्रो फाराडे है आंसर में, पहला नंबर वाला आंसर बी से, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल का, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, थोड़ा सा आपके अंदर रटंती विद्या रहेगा, मतलब फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखो अल्टीमेट गोल क्या है आपकी लाइफ का, जब आप एग्जाम में बैठे आपसे क्वेश्चन नहीं छूटे, चाहे आप रट्टा मार के जाओ एग्जाम में बैठने के लिए, चाहे आप कॉन्सेप्ट समझ के जाओ, चाहे आप दोनों का कॉम्बिनेशन करो। तो मेरा मानना है कि अभी टाइम कम है तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो, कॉन्सेप्ट भी समझ लो, फॉर्मूला भी रट लो, ताकि वहां जाओ कॉन्सेप्ट भूल गए फॉर्मूला काम आ जाए, फॉर्मूला भूल गए कॉन्सेप्ट काम आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोल बोल के गला बैठ गया भाई कोई बात नहीं, लाइक कर देना यार, आप लोगों के लिए बड़ा मेहनत कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का हम है भी नहीं फिर भी बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बोल दिए थे आप लोग झारखंड के हो, अपने भाई हो, आपके लिए ज़रूर बनाएंगे इसलिए बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जुबान से निकल गया है तो भाई इसको पूरा करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बोला गया है परमिनेंस इज एनालॉगस टू, परमिनेंस जो है वो किसके एनालॉगस है, मतलब किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको हमको बहुत सारे चीज समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा एक बार इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तब तक हम थोड़ा पानी पी ले यार, जस्ट अ सेकंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कोऑपरेट करने के लिए, आपका हम हमेशा आभारी रहेंगे। चलिए समझते हैं दो चार को टर्मोलॉजी, ये सब टर्म नहीं समझिएगा, आएगा कभी माथा नोचिएगा। समझते हैं भैया, समझते हैं। देखो ऐसा है, एक ठो तार है, ठीक है, इस तार में से बिजली जा रहा है, ठीक, तो इसके आसपास में क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यही वाला एक आयरन का कोर है, क्या है, सॉफ्ट आयरन का कोर है। इस सॉफ्ट आयरन का कोर में कॉपर लपेटा हुआ है, और इस कॉपर से, अरे देखो भूत है मेरे लैपटॉप में भूत है भाई, हम जाएंगे ओझा पास और झाड़ फूक कराएंगे, कुछ तो है, ऐसे कैसे हो रहा बार बार भाई, एंटीवायरस डलाना पड़ेगा, या शायद सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आयरन का कोर है, नहीं ये वाला नहीं, कॉपर का तार है, बीच वाला आयरन का कोर है। अब इसमें से जब बिजली गुजरेगा तो इसमें क्या बनेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये दोनों का एक तरह से बहुत सारा रिश्ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जब फील्ड बनता है और मैग्नेट में जो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनता है? करंट के कारण। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है? फ्लक्स के कारण। दोनों का दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट जैसा है। जैसे यहाँ करंट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला में फ्लक्स बनता है। ठीक, बढ़िया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो करंट होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस लगाता है, ईएमएफ जिसको बोलते हैं। क्या लगाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। उसी तरह से जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे क्या लगता है? एमएमएफ लगता है। एमएमएफ, एमएमएफ का मतलब क्या होता है? मैग्नेटो मोटिव फोर्सेस। क्या लगता है? मैग्नेटो मोटिव फोर्सेस, एमएमएफ लगता है, जो दोनों के एक दूसरे के इक्विवेलेंट जैसा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक वाला में कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है? जो चार्ज स्टोर करके रखता है, एक दूसरे को न्यूट्रल करता है, कम करंट को कम नहीं होने देता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एक आता है परमेनेंस। परमेनेंस, देखिए भाई साहब ऐसा है उच्चारण मेरा गलत हो सकता है लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं होगा, रट्टा मार के आया है, परमानेंस हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है उसको परमानेंस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है या करंट स्टोर करता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलता है। ठीक है, चलिए। इसी तरह से हमारा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है। उसी तरह से जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। रिलक्टेंस। अब एक दूसरे को जब कनेक्ट करके एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगा सर। ऐसा सुविधा शायद किताब में नहीं दिया है, ऐसा सुविधा हम जनरेट किए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिएगा करंट दौड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स दौड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटोमोटिव फोर्सेस लगता है। माने इलेक्ट्रिक फील्ड में एमएमएस दौड़ता है, एमएमएफ है, और मैग्नेटिक फील्ड में एमएमएफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टेंस होता है जो चार्ज न्यूट्रल करता है, बराबर करता है। मैग्नेटिक फील्ड में परमानेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रेसिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जो अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। तो ये सब बुझा गया आपको, तो आप आधा से ज्यादा बूझ लिए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर क्या था वो तो भूल गया हम बताते बताते यार, बड़ी खराब कमजोर मेमोरी है मेरा। हाँ ये वाला था शायद, क्वेश्चन नंबर 9 था। परमिनेंस इज एनालॉगस टू। परमिनेंस देखिए एनालॉगस है, मतलब किससे एक दूसरे जैसा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में बहुत सारा प्रॉपर्टी सेम टू सेम मिलता है, तो बताइएगा किसका एनालॉगस है? परमानेंस। तो भैया आप भी हम बताएं कि जो परमानेंस है वो कंडक्टेंस का एनालॉगस है। किसका एनालॉगस है? कंडक्टेंस का। अगर रिलक्टेंस का बात करेंगे ना तो ये रेसिस्टेंस का एनालॉगस है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का एनालॉगस है, रेसिस्टेंस और ये। ठीक है, चलिए आते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम रखते हैं लास्ट, क्योंकि भैया हो गया है ज़्यादा टाइम। ज़्यादा बोर करेंगे तो फिर भाग जाएगा ज़िंदगी में, फिर कभी दोबारा मेरे चैनल को पलट के नहीं देखेगा, है ना। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अरे बाप रे, देखो दोस्त कॉन्सेप्ट देंगे तो थोड़ा सा समय लगता है ना। हम उम्मीद करते हैं आप बुरा नहीं मानेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में बस अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, है ना, कि मस्त पढ़ाते हैं ऐसे वैसे, सुन के मज़ा आता है, पढ़ के अच्छा लगता है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। टाइम का होश नहीं रहता है थोड़ा हमको, इसीलिए लंबा खिंचा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम इन ए सर्किट रिजल्ट इन। ठीक है, बोला गया है कि जब हम थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो जो सर्किट होता है ना, वो सर्किट का रिजल्ट क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। थोड़ा थ्योरी तो बताना पड़ेगा यार, क्या करें, चाहते नहीं है लंबा करें लेकिन अब जो काम का चीज़ है वो तो है। चलो कोई बात नहीं, एक चीज़ समझते हैं, चलो सिंपल भाषा में समझते हैं इसको। बड़ा भाषा में पढ़ाएंगे तो सर माथा नोचेगा। चलो ठीक है, मान के चलिए कि हमारा एक सर्किट है जो कुछ बड़ा सर्किट, कुछ सर्किट है जो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, हमारा जो सर्किट है वो थोड़ा कुछ ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना। फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस, हमारा सर्किट कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्किट है। ठीक है, अब इसमें जो करंट बह रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टेंस, ई हो गया। यहाँ पे ये R1 है, इसको हम R2 बोलेंगे, इसको हम R3 बोलेंगे, इसको हम RL बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट IL फ्लो हो रहा है। ये हमारा A नोड है, ये हमारा B नोड है। तो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है जिसमें सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल में भी कनेक्टेड है, बहुत सारा उटर पुटर है, ऐसा ऐसा कुछ माने है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको सिंपल कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। इस सर्किट को हम लोग, इसका जो चार्ज है, चार्ज इतना ही रहेगा, करंट वगैरह इतना ही बहेगा, लेकिन इसको हम लोग इसको सिंपल कर सकते हैं, या RTH रेसिस्टेंस लगा के, यानी जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे और इसको हम सिंपल सर्किट बना देंगे। सिंपल सर्किट हम इसको बना देंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा थेवेनिन्स थ्योरम होता है, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम होता है, वो थ्योरम में हम लोग सिंपल सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं कोई भी पैरेलल वाले को, यानी कि कोई भी पैरेलल था, इसको हम किस में कर दिए, सीरीज में कर दिए, लेकिन इसमें जो करंट है, इंडक्टेंस है, वो सब का सब कांस्टेंट है, बदला बदली नहीं हुआ है। हम कुछ ऐसा जुगाड़ जंतर लगाए हैं कि जुगाड़ जंतर लगाने से पैरेलल से हमारा जो सर्किट था वो सीरीज में आ गया, बस यही वाला कहता है उसको। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन क्या था एक बार देख ले। तो भैया यहाँ पे, अरे यार चार्ज लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वोल्टेज सोर्स एंड एन इम्पीडेंस इन सीरीज। बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम में क्या कहते हैं, तो वोल्टेज सोर्स और इम्पीडेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज वाला है सर, है ना। आइडियल वोल्टेज वगैरह सब कट कर दीजिए, लास्ट वाला जो ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, लास्ट वाला सही। चलिए देखियो, आज मैं क्वेश्चन 10 ही डिस्कस किया हूँ, लेकिन मैं आगे चाहता हूँ और भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूँ, इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको थ्योरी बताऊँ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अगर आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं 200 से 250 क्वेश्चन लाना चाहता हूँ, ठीक है। ये 200 से 250 क्वेश्चन अगर मैं ले आऊँगा ना, तो आपका जितना भी माइनिंग में और JLDCCA में पूछता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जितना भी न्यूमेरिकल पूछता है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो सभी के सभी क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, हो सकता है एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखना पड़े, हो सकता है कुछ जगह पे आपको समझ में नहीं आए, वहाँ पे आपको रटना पड़े, क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए डिटेल में ज़्यादा खोल के समझा नहीं सकता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नए हैं तो, कोई भी डिसिप्लिन से हो भाई साहब, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, है ना, चाहे आप फार्मेसी पढ़े बैठो, ब्लैक डायमंड चैनल को, ब्लैक डायमंड बोला सॉरी, इस अपराइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं लेके आऊँगा, लगातार लेके आऊँगा यार, कमेंट बरसाना, लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, शेयर करना इस वीडियो को, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।